निधि, बाहर बहुत बारिश हो रही है, नहाने के लिए बाहर मत जाना कीचड़ में। आशा के कहने पर निधि अपने कमरे में जाती है और खिड़की से आरती को कुछ बच्चों के साथ नहाते देखती है। आरती अपने कुछ दोस्तों का हाथ पकड़कर पानी में कूद रही होती है और पैरों से पानी के छींटे उड़ा रही होती है और जमीन पर लेटकर फिसलने की कोशिश कर रही है, तो कुछ बच्चे नीचे का पानी हाथ में लेकर उसके सिर पर डाल रहे होते हैं। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ कितना एंजॉय कर रही है। आरती को अपने दोस्तों के साथ बारिश में नहाता देख निधि से रहा नहीं जाता और वो भी अपनी माँ से छुपकर बाहर जाकर आरती के साथ बारिश में नहाने लगती है। कभी वो भी जमीन पर लेटती तो कभी बारिश का पानी आरती के सिर पर डालती। इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते दोनों दोस्त बड़ी हो जाती हैं। निधि, जल्दी आ, देख कितनी अच्छी बारिश हो रही है, गली में पानी भी भर चुका है। आरती की आवाज सुनकर निधि बाहर आती है और आरती के साथ बारिश में नहाना शुरू कर देती है। तभी वहां आशा आती है और निधि का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। कितनी बार तुझे मना किया, उस लड़की के साथ बारिश में मत नहाया कर, बीमार पड़ जाएगी। नहाना ही है तो छत पर नहा लिया कर, गंदे पानी में नहाना जरूरी है क्या? तेरी शादी तो मैं इतनी दूर करवाऊंगी कि तू अपनी उस गरीब दोस्त का चेहरा भी नहीं देख पाएगी। नाराज आशा अपनी बेटी को सुनाकर वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और दोनों ही दोस्त का रिश्ता लग जाता है। देखते ही देखते शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं। क्योंकि निधि के पति की गवर्नमेंट जॉब थी, इसलिए उसकी शिफ्टिंग आरती के ससुराल के पास हो जाती है और दोनों सहेलियां एक साथ ससुराल जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, आरती देख, मेरी माँ ने मेरी शादी कितनी दूर करी थी, पर भगवान भी नहीं चाहते कि हम दोनों दोस्त अलग हों। सही बोला तूने, पर मुझे तो बारिश का इंतजार है, जब ससुराल में भी हम दोनों दोस्त एक साथ बारिश में नहाएंगे। दोनों दोस्त छत पर बात कर रही होती हैं कि तभी वहां निधि की सास शांति आती है, जो अपनी बहू को बिना घूंघट के छत पर देख उसे सुनाने लगती है। बहू, हमने तुझे बोला नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू बिना घूंघट के छत पर या बाहर जाएगी। हमारे घर की औरतें घूंघट में रहती है और अब से तुझे छत पर या बालकनी पर आने की जरूरत नहीं है। शांति और उसका परिवार काफी पुराने ख्यालात का था, इसलिए वो निधि को नीचे ले जाती है। समय गुजरता है और एक दिन, अरे यार, एक बार बालकनी पर तो आकर देख, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। अरे यार, मेरी सास को मेरा बालकनी और छत पर खड़ा होना पसंद नहीं। वो तो मुझे घर में भी घूंघट रखने को कहती है, पर तू फिक्र मत कर, जब बारिश होगी तो मैं बाहर आ जाऊंगी। कुछ ही देर में बारिश होने लगती है। क्योंकि आरती का ससुराल थोड़े खुले विचारों का था, इसलिए वो आरती को कुछ नहीं बोलते और आरती बारिश में भीगती हुई घर के बाहर खड़ी होकर निधि को आवाज देती है। आ गई तू, चल नहाते हैं, देख कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ चल, पुरानी यादों को ताजा करते हैं। दोनों दोस्त अब सब कुछ भूलकर गली में ही जमीन पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी के छींटे मारते हुए हंसने लगती हैं। पर यह सब देख शांति निधि पर सबके सामने भड़कने लगती है। बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि घर में ही रहना, फिर भी तू बाहर क्यों आई? बारिश का पानी कितना गंदा होता है, उसमें कितने खतरनाक कीड़े होते हैं। जानती भी, अगर तुझे कुछ हो गया तो तुझे बारिश में नहाने का बहुत शौक है ना। मैं अभिषेक को बोलूंगी, तेरे लिए बाथ टब ला देगा। शांति बहन, तुम तो बेकार में नाराज हो रही हो। दोनों दोस्त हैं, थोड़े मजे ही तो कर रही है बारिश में। हमारे घर के कुछ नियम है, समझी तुम? हम अपने घर की बहू को तुम लोगों की तरह खुले में नहाने की मंजूरी नहीं देते। नाराज शांति निधि का हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाती है और रात अभिषेक से कहती है, अपनी बीवी को समझा, आज हमारी इज्जत को बारिश के पानी से धो रही थी, गली में अपनी गरीब दोस्त के साथ जमीन पर बैठकर गंदे पानी में नहा रही थी। आज तक मैंने तुझे गंदे पानी में नहीं नहाने दिया, बहू को कैसे नहाने दूं? इसीलिए तू बहू के लिए बाथ टब ला और बहू तू उस बाथ टब में शावर चलाकर नहाना। पर माँ जी, बारिश तो कुछ ही देर होती है और मैं बचपन से अपनी दोस्त के साथ। निधि, माँ को सोच समझ कर बोल रही होंगी, अभी चुप रहो और माँ की बात मान लो। पता नहीं मेरी माँ ने कैसे घर में मेरी शादी करवा दी है, मैं तो यहाँ 4 दीवारियों में कैद हो गई हूँ। ये सब निधि को बहुत बुरा लगता है। समय गुजरता है और एक दिन, ये लो, फिर से बाहर बारिश होने लगी। पर बहू, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, तू बाथ टब में ही नहाना। निधि का बाहर जाने का बहुत मन करता है, पर वो चाहकर भी नहीं जा पाती और शांति के बोलने पर बाथ टब में नहाते हुए आरती से फोन पर बात करती है। मैं जानती हूँ आरती, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है और तू अपनी नंद के साथ इस बारिश को एंजॉय कर रही है, पर मैं बाहर नहीं आ सकती। मेरी सास ने मेरे लिए बाथ टब लगा दिया और उसके ऊपर शावर, इसीलिए मैं बाथ टब में नहा रही हूँ। उदास निधि बाहर आने से मना कर देती है और बाथ टब में नहाती है। ऐसे ही एक दिन जब शांति घर में नहीं होती तो आरती काजल के साथ निधि से मिलने उसके घर आती है। इन कुछ दिनों में 2 बार बारिश हो गई और वो दोनों बारिश तेरे बिना गुजरी है। क्या करूं यार, मेरी सास तो मेरी माँ से भी ज्यादा खड़ूस है। अगर ऐसी बात है भाभी, तो आपके बदले घूंघट में मैं आ जाऊंगी। आप और भाभी पार्क में जाकर नहा लेना, वहाँ आपको कोई नहीं देखेगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब बस बारिश का इंतजार है।
दोनों दोस्त बारिश में एक साथ नहाने के लिए एक छोटा सा प्लान बनाती है। 2 दिन बाद जब बारिश होती है तो काजल निधि के कपड़े पहनकर उसके घर में जाती है, तो वहीं निधि आरती के साथ पार्क में जाकर बारिश में नहाती है। आरती, कितना मजा आ रहा है ना बारिश में नहाकर। यहाँ तो गंदा पानी भी नहीं है। मजा तो आ रहा है, बस काजल अपना काम सही से संभाल ले। पता नहीं ये बार बार बारिश क्यों हो जाती है। नाले का गंदा पानी, कीचड़ देखकर मुझे बारिश की वजह से पता नहीं कैसे कैसे कीड़े आने लगते हैं। बहू, अगर तुम्हारा बारिश में नहाने का मन हो तो बाथटब में ही नहाना ठीक है। निधि के गैर मौजूदगी में काजल अच्छे से उसकी जगह लेती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और जब दोबारा बारिश होती है तो काजल निधि की जगह उसके घर में रहती है। समय गुजरता है और निधि इसी तरह अपनी सास की आंखों में धूल झोंकती है। पर एक दिन जब निधि आरती के साथ पार्क में नहा रही होती है तो शांति सब्जी और हाथों में छाता लिए घर को जा रही होती है। थोड़ी सी बारिश होती नहीं कि पूरे रोड पर गंदा पानी और कीड़े हो जाते हैं। शांति खुद से बात करते हुए जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर पार्क में निधि और आरती पर पड़ती है। दोनों दोस्त कभी जमीन पर लेट रही थीं तो कभी बारिश के पानी को जमा करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रही होती हैं। ये देख शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर काजल को घूंघट में देख उससे कहती है, मेरी बहू पार्क में अपनी दोस्त के साथ बारिश के गंदे पानी में नहा रही है, फिर तो कौन है जो घूंघट में मेरी बहू की जगह लिए खड़ी है? सच सच बताओ, तुम कौन हो? अपना घूंघट हटाओ। माफ करना आंटी, पर आप अपनी बहू के साथ ज्यादती कर रही हैं। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है क्या गलत? पहले तो तुम अपनी माँ को बुलाओ और जब दोनों दोस्त यहाँ आएंगी उन्हें तब मैं बताऊंगी। बहू पागल हो गई, उसे समझ नहीं आती मेरी बात। बारिश के गंदे पानी की वजह से उसे एलर्जी हो सकती है, उसके पैर में खुजली या दाने निकल सकते हैं। जानते भी हो बारिश के पानी में कैसे सांप बिच्छू कीड़े निकलते हैं। अगर किसी कीड़े ने उसे काट लिया तो वो भी मेरी दोस्त की तरह मर जाएगी। शांति गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब कुछ देर में दोनों दोस्त घर आती हैं। क्योंकि काजल की चोरी पकड़ी गई इसलिए सुमित्रा भी वहां आती है। माँ, अब बताओ क्या हुआ? आप किस बारे में बात कर रही थी? बारिश के पानी से किसको क्या हुआ था? आज हमें सच जानना है। आखिर आप क्यों हम में से किसी को बारिश में नहीं जाने देती? और इतनी छोटी सी बात पर आप क्यों मेरी बीवी पर इतना नाराज हो रही हैं? मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, पर आज मुझे सच जानना है। आप क्यों इतनी परेशान और डरी हुई रहती हैं? हाँ बहन, अब सच बता भी दो। तुम थोड़े पुराने ख्यालातों की हो, पर इतनी बुरी नहीं जितनी बनती हो। बेटा, मुझे तुम लोगों की चिंता है। जब मैं छोटी थी तो इसी तरह मैं भी अपनी दोस्त के साथ बारिश के पानी में नहाती थी, खेलती थी। पर बारिश के पानी में बहुत सारे कीड़े होते और एक दिन बारिश के गंदे पानी के कीड़े ने मेरी दोस्त को काट लिया और मेरी दोस्त की मौत हो गई। बस तभी से मुझे बारिश और बारिश के गंदे पानी से नफरत होने लगी। इसीलिए ना मैंने कभी तुम लोगों को नहाने दिया और ना ही मैं चाहती हूँ कि बहू नहाए। बहन, इतने साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। जरूरी नहीं है हमारे बच्चों के साथ भी हो। और तुम्हारा डर भी सही है, पर अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो अब से हमारी बहू बाहर गली में नहीं बल्कि चप्पल पहनकर छत पर नहा लेंगी। बारिश का पानी साफ होता है और नाले के पानी की वजह से बीमारियां और गंदगी होती है। छत पर ना पानी जमा होगा और ना ही किसी को दिक्कत होगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर आप खुद सोचो, आप अपनी इतनी पुरानी दोस्त को नहीं भूल पाई तो मैं कैसे अपनी दोस्त को छोड़ पाऊंगी। तुम सही कह रही हो, मैंने कुछ ज्यादा तुम पर पाबंदी लगा रखी थी, पर अब से मैं तुम पर से अपनी सारी पाबंदियां हटाती हूँ। उस दिन सच बात बताकर शांति के मन का बोझ हल्का होता है, जिसके बाद जब भी बारिश होती है तो दोनों परिवार शांति की छत पर नहाते हैं और बारिश को एंजॉय करते हैं। बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, आखिर मेरी दोनों बहू में से कौन सी ठीक रहेगी। सब पड़ोसी बात बना रहे थे मेरी गाँव वाली खराब निकलेगी और कोई तो शहरी बहू को भी बोल रहे थे। अरे माँ, क्या हुआ? आप अपने आप से क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ माँ, हम दोनों का सेहरा बांध दीजिए ना। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और अब तो हमारी बाहर बारात भी आ गई है। चलिए तैयार हो जाइए, आज आपके घर पर 2 बहू आने वाली हैं। अरे माँ, आपने इतनी गर्मी में दिन की बारात क्यों रखी है? बाहर कितनी धूप है, 3 बजे की बारात होती है किसी की। अरे बेटा, पंडित जी ने मुहूर्त इसी टाइम का बताया था। थोड़ी देर की बात है, फिर तुम एयर कंडीशनर वाले बैंक्वेट मंडप में बैठकर शादी करना। फिर अरुणा अपने दोनों बेटों के सिर पर सेहरा सजा देती है और उनकी बारात चलती है। गर्मी से दोनों भाई परेशान होते हैं और फिर बैंक्वेट तक पहुंच जाते हैं जहां पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तब भी अरुणा परेशान होती है। क्या हुआ भाभी, आपके माथे पर शिकंज कैसी? शादी से जुड़ी कोई बात परेशान कर रही है? अरे नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। जो मैं सोच रही हूँ वो बात परेशान करने वाली है भाभी या नहीं, या मैं यूं ही सोच रही हूँ। तब सिंदूर दान के बाद विदाई हो जाती है और अरुणा अपनी दोनों बहू का स्वागत 4 मंजिल वाले घर में धूमधाम से करती है।
मेरी दोनों चांद जैसी सुंदर बहुओं का स्वागत है। माँ जी वो तो ठीक है, लेकिन आपकी बड़ी बहू चांद जैसी सुंदर कहाँ से लग रही है? आई मीन लुक एट हर। गांव वाली बहन जी, सो कॉल्ड लहंगा, और इसने तो किसी अच्छे आर्टिस्ट से मेकअप भी नहीं करवाया, बस काजल, बिंदी और वो सफेद पाउडर लगा कर आ गई है। मेरा मेकअप देखो कितना अच्छा, कॉस्टली और एयर ब्रश वाला है। तुम्हारा मेकअप अच्छा है पीहू, तुम शहर से आई हो, तुमने वहाँ से कराया है, लेकिन मेरे गांव में इतने सारे महंगे महंगे मेकअप नहीं होते, और ना ही दुल्हन किसी बड़े पार्लर में जाती है, अपने घर से ही तैयार होती है। या व्हाट आई मीन, माँ जी इसका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। अरे बहू, तुम तो आते ही चालू हो गई। थोड़े दिन घर में साथ रह लो, फिर देवरानी जेठानी वाली चीजें शुरू करना। तुम दोनों अलग अलग जगह से आई हो, थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है। हाँ माँ जी, तुम दोनों यहाँ बैठो, अंगूठी की रस्म करवानी, मैं अभी आई। अरुणा रस्म करवाने के लिए कमरे से अंगूठी लेने जाती है कि ये शहर वाली बहू तो तेज निकली, आते ही बेचारी गरीब वाली बहू को सुना रही थी। अब ये तो मुझे पता लगाना ही होगा कि असल में इस घर को कौन ज्यादा अच्छे से चला सकती है और कौन सी ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकती है। शहर वाली मॉडर्न बहू ज्यादा समझदार हो सकती है, लेकिन गाँव वाली बहू को भी मैं परखना चाहती हूँ। तब अरुणा अंगूठी की रस्म करवा कर दोनों बहू से कहती है, अरे बहुओं, तुम दोनों बहू में से एक बहू को इस घर में रहना पड़ेगा, दूसरी बहू को दूसरे कमरे में। चलो मैं तुम दोनों को दिखा देती हूँ। राजीव, प्रेम, तुम जब तक कमरे में रह सकते हो। लेकिन माँ, दोनों कमरे ठीक तो हैं, तो आप मना क्यों कर रही हैं? तू चुप रह राजीव, तुझे कुछ नहीं पता। तब सास दोनों बहू को आम के बगीचे वाली झोपड़ी में ले जाती हैं, जहाँ पास में ही नदी बह रही थी। जैसे ही कमरा खोलती है तो वहाँ मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी लगी हुई थी। ये वो जगह है नम्रता बहू, पीहू बहू, इस जगह को साफ करना पड़ेगा और एक रात के लिए यहीं सोना पड़ेगा, जब तक वो कमरा तैयार हो जाएगा। तो बताओ तुम दोनों में से यहाँ कौन रहेगा? और सबसे जरूरी बात, अभी 2-4 घंटे में तुम्हें अपनी पहली रसोई करनी है, तो वो पहली रसोई भी यहाँ होगी। माँ जी, एक ऐसी जगह है, मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। देखिए ना कितनी धूल मिट्टी है, ना एसी है, ना कोई फैसिलिटी, और किचन भी नहीं। अब किचन बनाने बैठी तो खाना कैसे बनाऊंगी? ये मेरी गरीब जेठानी है, गाँव से आई है ना, उनको इस जगह रहने की आदत होगी, वही रह लेंगी। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत करो, मैं इस जगह को साफ भी कर लूंगी और खाना भी बना लूंगी और सो भी जाऊंगी। पक्का ना नम्रता बहू, तुम यहाँ रह तो लोगी ना? जी माँ जी। मैं जानती थी ये गांव की गवार बहू इस झोपड़ी में आसानी से रह लेगी। माँ जी, वो जल्दी से मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए, थोड़ी देर रेस्ट भी करना है, उसके बाद पहली रसोई का खाना भी बनाना है। ठीक है बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। नम्रता बहू, कुछ जरूरी सामान चाहिए होगा तो आकर बता देना। जी माँ जी। तब अरुणा अपनी छोटी बहू को 4 मंजिल वाले मकान में से पहली मंजिल पर ले जाती है, जहाँ एक मॉडर्न किचन और आलीशान एसी बेडरूम था। अपने कमरे में आकर पीहू बहुत खुश होती है। वाओ, मेरा एसी बेडरूम तो बहुत अच्छा है, अब आराम करूंगी। इस पीहू ने तो एक मौका नहीं छोड़ा यहाँ रहने का। वहाँ बेचारी गांव की मच्छर गर्मी अंधेरे में कैसे काम करेगी, आते ही परेशान कर दिया मैंने, लेकिन आजमाऊंगी नहीं तो बात कैसे बनेगी। ये कहकर अरुणा अपने कमरे में आ जाती है, पर पीहू कपड़े बदलकर मस्त आराम करती है, फोन चलाती है। वहीं गांव की बहू नम्रता झोपड़ी के जाले और गंदगी हटाकर अच्छे से सफाई कर देती है। 1 घंटे में ही शाम हो जाने के कारण अंधेरा सा हो जाता है, तो वो पति से तार और बल्ब मांग कर झोपड़ी में लाइट जलाती है। फिर टूटे हुए चूल्हे को दोबारा मिट्टी से लगाकर उसे मजबूत चूल्हा बनाती है। गर्मी से उसे पसीने आ रहे थे। तब वो नदी के किनारे बैठ जाती है, वहां से हाथ मुंह धो लेती है कि तभी 2-3 मछलियां उसके सामने से उछलकर गुजरती हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ नदी के किनारे बैठकर अच्छा लग रहा है। आम का बगीचा भी यहीं है और झोपड़ी भी यहीं है, और ये मछलियाँ कितनी सुंदर हैं। नम्रता बहू, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? ये लो कपड़े और खाना बनाने का सामान, बैगन का भरता, चावल, और जो तुम्हें इसमें सामान मिले अपने मन का बना लेना, और मीठे में खीर बना लेना। जी माँ जी। अरुणा चली जाती है। नम्रता कपड़े बदलकर खाना बनाने की तैयारी करती है। जहाँ मक्खी मच्छर उड़ने की वजह से खाना बनाने में दिक्कत आती है। चूल्हा जलाने की गर्मी से झोपड़ी भभकने लगती है। बाप रे, यहाँ खाना बनाना कितना मुश्किल है, और यहाँ तो सोना भी पड़ेगा एक रात के लिए, और इन मच्छर ने काट काट के लाल कर दिया, और झोपड़ी के बाहर भी कितना अंधेरा है। जल्दी से खाना बन जाए। वहीं पीहू भी रसोई में आ जाती है। अरे यार, इतनी गर्मी में आज ही पहली रसोई रख दी। मैं इतनी थक गई हूँ, मुझे खाना भी नहीं बनाना, और ना ही मैं इतना अच्छा खाना बना पाती हूँ। क्या करूँ? ऑर्डर तो कर नहीं सकती क्योंकि माँ जी आकर देखती रहेंगी। अगर झोपड़ी में होती तब तो आती भी नहीं। आइडिया, शेफ कार्ड को बुला लेती हूँ, वो खाना आकर बनाकर चला जाएगा। मैं माँ जी को बिजी रख लूंगी।
पीहू ऑनलाइन ऐप से शेफ को घर पर बुला लेती है और वो घर में खाना बनाना शुरू कर देता है। और जब उसकी सास आने वाली होती है तो वो शेफ को दरवाजे के पीछे छुपा देती है। वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। कोई मदद चाहिए? नहीं माँ जी, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, जब खाना बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बहू। अरुणा के जाते ही पीहू उस शेफ से काम करवाने लगती है और ऐसा होता हुआ अरुणा उसे देख लेती है और वहां से चली जाती है। वहीं नम्रता आम के बगीचे से आम लेकर शेक भी बना देती है। कुछ देर बाद दोनों बहू डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं, जिसे सब खाते हैं। वाह, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है नम्रता पीहू। हाँ, ये तो है। अरे मेरे दोनों बेटे ने ठीक कहा। माँ जी, मेरे हाथ का बना हुआ खाना नम्रता से अच्छा तो होगा ना। तुम दोनों बहू ने बहुत बेहतरीन खाना बनाया। बड़ी बहू का चूल्हे पर बनाया खाना भी स्वादिष्ट है और उसने तो मैंगो शेक भी बनाया। इतनी गर्मी है, इतनी बढ़िया चीज मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन पहली रसोई का तोहफा किसी एक बहू को दूंगी, वो भी कल। ठीक है माँ जी। अरुणा उठकर जैसे ही सीढ़ी पर जाती है कि चोट लगने का नाटक करती है, तभी दोनों बहू से संभाल कर कमरे में ले जाती हैं। अरे मैया, हाय लग गई रे पाँव में। अब मैं चलूंगी फिरूंगी कैसे? माँ जी आप परेशान मत होइए, आप ठीक हो जाएंगी। वैसे मुझे चोट दिखाई तो नहीं दे रही, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। अरे बहू, यहाँ मेरे पैर में सूजन चढ़ गई, इतना मोटा हो गया तुझे दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक पुराना तेल है, वही लगा दे। सास के ऐसा बोलने पर भी पीहू उसका मसाज करने से मना कर देती है। तब नम्रता ही उस बदबूदार तेल से सास के पैर की मालिश करती है। ये देख अरुणा की दुविधा खत्म हो जाती है। शहर वाली बहू अपने कमरे में जाकर सो जाती है और नम्रता मच्छरों के बीच बिना पंखे के हाथ पंखे से हवा करके गर्मी में उस झोपड़ी में सो जाती है। अगली सुबह सास दोनों बहू में से नम्रता के गले में हार पहना देती है। तब जलकर पीहू, माँ जी ये सब क्या है? आपने हमें यहाँ बुलाया, कुछ कहा नहीं, और वो इतना कीमती हार आपने इस गांव वाली बहू को क्यों दे दिया, पर मुझे क्यों नहीं? पीहू बहू, ये नम्रता का तोहफा है जो मैंने उसे पहली रसोई के लिए दिया है। तूने बड़ी सफाई के साथ मुझे झूठ बोला कि ये खाना तूने बनाया है। तुझे क्या लगा था कल मैंने देखा नहीं? तूने बाहर से किसी शेफ को बुलाकर खाना बनवाया। मैंने 3 परीक्षा ली, तीनों में ही तू फेल हो गई। बेचारी नम्रता बहू उस मच्छर वाली झोपड़ी में ना सिर्फ रही है, बल्कि उसने चूल्हे पर खाना बनाकर भी दिया। सच में उसने अपनी पहली रसोई बनाई है, ना कि तूने। और कल रात को भी तो तूने मेरे पैरों की मालिश नहीं करी। वो सब मेरा एक नाटक था तुझे परखने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी मुझे ये हार नहीं चाहिए। लेकिन बहू ये तेरा हक है, इसे स्वीकार कर। कमरे में कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी एक परीक्षा ही थी। तू अपने ऊपर वाले कमरे में रह सकती है। तब पीहू को शर्मिंदगी महसूस होती है और नम्रता अपने एसी वाले कमरे में आराम से रहने लगती है।